बात आज हम कक्षा 11 पुस्तक आरो का पहला अध्याय नमक का दरोगा, जिसके कहानीकार हैं प्रेमचंद। सबसे पहले हम प्रेमचंद का जीवन परिचय समझ लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 लहमी गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म 1880 लहमी गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय। आपका मूल नाम धनपत राय और आप उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। जो नवाब राय के नाम से लिखा था सोजे वतन, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, इसके बाद वो प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। इनके उपन्यास, प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं, सेवा सदन है, निर्मला है, ये स्त्रियों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, ये सारे इनके जो उपन्यास हैं। कायाकल्प, गबन, गोदान, ये सारे जो हैं प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी ने कुछ कहानी संग्रह भी लिखे हैं, जिनमें सोजे वतन, जो अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त किया गया था, मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित है, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, और गुप्तधन, ये 3 जो है आपके कहानी संग्रह हैं। आपने नाटक भी लिखे हैं, प्रेमचंद ने नाटक भी लिखे हैं। नाटक जो है करबला है, संग्राम है, और प्रेम की देवी। प्रेमचंद ने जो नाटक लिखे हैं, करबला है, संग्राम है, प्रेम की देवी। प्रेमचंद को सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी गोदान उपन्यास, और निबंध संग्रह जो है आपने निबंध संग्रह भी लिखे हैं। कुछ विचार, ये आपका निबंध संग्रह है। विविध प्रसंग, ये जो है विविध अनेक प्रकार के जो प्रसंग है, वो आपने निबंध के रूप में लिखे हैं। आपकी मृत्यु जो है 1936 में हुई थी, यानी 1936 में आपकी मृत्यु हुई थी। आप कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। प्रेमचंद जो हैं कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास वह हम कहानी की बात करें तो प्रेमचंद के नाम से उपन्यास और कहानी का काल विभाजन किया गया है। जैसे पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। यानी प्रेमचंद से पहले कौन से उपन्यास कहानी लिखी गई, प्रेमचंद युग में कौन कौन से उपन्यास और कहानियां लिखी गई, प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद कौन कौन सी लिखी गई हैं। और यही नहीं, आपने उपन्यास और कहानी में जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यानी वास्तविकता की नींव रखी है। यानी उपन्यास और कहानी में एक नई चीज जो गढ़ी है आपने, वो गढ़ी है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद।
हमारी ये कहानी नमक का दरोगा जो भी है वो भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर आधारित है, वास्तविकता पर आधारित है। अब हम कहानी की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। ये तो प्रेमचंद का जीवन परिचय है। अब हम कहानी की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो हमारी कहानी है नमक का दरोगा, इसका प्रथम प्रकाशन नमक का दरोगा, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। यानी कि नमक का दरोगा जो कहानी है उसका जो प्रथम प्रकाशन है 1914 में हुआ था। यह प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। यह प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जो है वो साफ दिखाई देता है। ये कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर आधारित है। यथार्थवाद पर आधारित है। यानी कि पहली बार एक कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में एक नई चीज हमारे सामने आई है। इस कहानी में धन के ऊपर धन की जीत बताई गई है, क्योंकि धन, इस कहानी में जो एक अन्य पात्र है धन का प्रतीक अलोपी दिन और धर्म का प्रतीक बंशीधर, ये धन के बल पर न्याय प्राप्त करना चाहता है। ये धर्म की राह पर चलकर किसी भी व्यक्ति को सजा दिलाना चाहता है। यानी कि कुल मिला के इस कहानी में धन के ऊपर धर्म की जीत होती है, अंत में बंशीधर की जीत होती है। यानी कि कहानी के अंत में सत्य को स्वीकार किया गया है। इस कहानी के अंत में सत्य को स्वीकार किया गया है। कैसे? यानी कि जब बंशीधर नमक के दरोगा के पद पर तैनात थे, वो रात्रि को अलोपी दिन की गाड़ियों को पकड़ लेते हैं जिसमें नमक भरा हुआ था। उस समय नमक पर प्रतिबंध लगा हुआ था। पंडित अलोपी दिन धन के बल पर धर्म को, बंशीधर को खरीदना चाहते थे, लेकिन बंशीधर अटल रहे और उनके हाथ में हथकड़ी डालकर उनको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद पंडित अलोपी दिन ने पैसों के बल पर न्यायिक व्यवस्था को खरीद लिया और न्याय उनके पक्ष में चला गया। बंशीधर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और बंशीधर जो है घर आ गए। कुछ दिन बाद पंडित अलोपी दिन जो हैं बंशीधर के पास जाते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि मेरा आपसे निवेदन है कि परमात्मा से यही प्रार्थना है। पंडित अलोपी दिन कहते हैं परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव नदी किनारे वाला बेमौरत उद्दंड धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मुझे ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है कि आप सत्य की राह पर चले, आप ईमानदारी की राह पर चले और आप जो दरोगा का पद आपने जो दायित्व निभाया था नदी के किनारे, वही दायित्व आप मेरी कंपनी में रहकर निभाए। लेकिन प्रेमचंद इस कहानी का अंत ऐसे ही करना नहीं चाहते थे। प्रेमचंद जो है इस कहानी का अंत जो है
ऐसे ही करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो प्रेमचंद जो है इस कहानी में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो न्यायिक व्यवस्था है, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलना चाहते थे कि वास्तव में हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था में कितना भ्रष्टाचार है, वो उसकी पोल खोलना चाहते थे प्रेमचंद, कि किस प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति को, किस प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति, और ईमानदार व्यक्ति बंसीधर को, जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु निहत्था था, उस पर अस्त्र शस्त्र चलाकर मार दिया गया, वैसे ही इस बंसीधर को भी निहत्था कर दिया गया था। यानी कि उस व्यक्ति की जो वास्तविक तस्वीर है वो हमारे सामने रखते हैं। और प्रेमचंद कहते हैं कि मनुष्य को कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए, मनुष्य को कभी निराशावादी होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में बंसीधर जो है निराश हो गए थे, बंसीधर घर बैठ गए थे, इसलिए प्रेमचंद इस कहानी का अंत यहां करना नहीं चाहते थे। बंसीधर निराश हो गए थे, निराशावादी हो गए थे, मानव चरित्र से उनका मन उठ गया था, मानव चरित्र से बंसीधर का विश्वास उठ गया था। इस तरह से वो कहानी का अंत करना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था में बुराई है, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, अच्छे लोग भी, अच्छे अधिकारी भी होते हैं, अच्छे न्यायाधीश भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। इस बात को वो दिखाना चाहते हैं, इसलिए कहानी का अंत वो सत्य की जीत के साथ करते हैं। इसलिए प्रेमचंद जो है कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ करते हैं। अर्थात पंडित उलोपिद उनके घर जाता है, माफी मांगता है, बंसीधर से कहता है मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, आप मेरी कंपनी ज्वाइन कीजिए, आपको मैं वेतन देने को तैयार हूँ, बंगला, घोड़ा, गाड़ी सब दूंगा, मुझे ऐसे ही ईमानदार लोग चाहिए। और अंत में सत्य की जीत होती है। इस तरह से ये कहानी जो है ये समाप्त होती है। यही कहानी की पृष्ठभूमि है। हम अगले वीडियो में इस कहानी को हम विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।